हेलो बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हमारा ऑप्टिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। तो स्पेशली हम लोगों का जो फोकस रहेगा हमारा वेव ऑप्टिक्स पर रहेगा। आपको जैसे पता है कि ऑप्टिक्स को पढ़ने के आपका दो तरीके हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स है। तो हमारा जो मेन स्ट्रेस अभी आपका वेव ऑप्टिक्स पर रहेगा, बिकॉज आप लोग रे ऑप्टिक्स को पहले भी क्लास 10th में, स्पेशली जो आपके आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो तो 10th में काफ़ी डिटेल में, 10th और 9th में काफ़ी डिटेल में आपका रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वी विल मेनली स्ट्रेस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका ऑप्टिक्स होता क्या है। आपका ये ऑप्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। आपका ये ऑप्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड द वेरियस फिनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट। आपकी हम इसमें लाइट की स्टडी करेंगे और लाइट से जुड़े हुए वेरियस फिनोमेना उनकी स्टडी करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स आपका ये। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of light and various phenomena associated with it, phenomena associated with it। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका ऑप्टिक्स क्या होता है। अच्छा जी, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपकी आ रही है, इसमें आ रही है आपकी लाइट। हम समझ लेते हैं आपको लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। आपको ये समझना पहले बहुत जरूरी होगा लाइट आपका क्या होता है, जिसको कि हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं, विजिबल लाइट। जैसे कि जो फ्लैश हो रहा है आप इसमें देख पा रहे हैं, जो डेफिनेशन है लाइट की, लाइट इट इज बेसिकली आपका इट इज अ चंक विच इज टेकन फ्रॉम दी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके होते हैं, जो कि आपके सोलर रेडिएशंस होते हैं, उनमें छोटा सा जो पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज आपकी ये है, यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी। तो दैट स्मॉल चंक ऑफ द रेडिएशन टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज द लाइट। बिकॉज लाइट आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी से लेकर बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी तक काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रेंज की फ्रिक्वेंसीज आपकी होती हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसको कि हमारी ह्यूमन आई सेंस कर सकती है, उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी आर एबल टू सेंस, वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड। तो दैट्स वाई हमारे लिए ये जो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये विजिबल लाइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको जानना, इसकी प्रॉपर्टी को समझना और उससे जुड़े हुए वेरियस फिनोमेना को समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ आपका ये। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी आपका ऑप्टिक्स से जो पहले चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें आपने विजिबल लाइट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, विजिबल आपने देखा होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो मेन है, हम लोग ऑप्टिक्स की स्टडी करते कैसे हैं हम लोग, है ना। तो मैंने आपको बताया दो तरीके हैं आपके। देयर आर टू मोड्स ऑफ स्टडी ऑफ लाइट, देयर आर टू मोड्स ऑफ स्टडी ऑफ लाइट, टू मोड्स ऑफ स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी के दो तरीके आपके पास है, ऑप्टिक्स को पढ़ने के आपके दो तरीके हैं। पहले आप अगर लाइट को अगर आप पार्टिकल मानते हो, और पार्टिकल आपको होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे। तो पहले आपका टर्म आपकी आती है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। देन आपके सेकेंड टर्म जो आपकी आती है दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। पहले हम लोग जान लेते हैं रे ऑप्टिक्स क्या। हालांकि मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका रे ऑप्टिक्स क्या होता है और व्हाई वी हैव टू स्विच आवरसेल्फ टू दी वेव ऑप्टिक्स, हमें क्यों वेव ऑप्टिक्स पर आना पड़ा। तो जैसे बच्चा आपको पता ही है कि जो आपकी रे ऑप्टिक्स होता क्या है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली इसमें हम लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मानते हैं कि लाइट आपकी मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कॉर्पसल, जो कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं रे ऑप्टिक्स को हम लोग। ये कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है आपकी। तो इसमें हम समझा जाता है कि जो लाइट है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, है ना। आपको पता ही है कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं, दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे। तो दैट्स वाई ये टर्म आपकी आती है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली आप लाइट को आप पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और रे ऑप्टिक्स की मदद से आप लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना ऑफ लाइट है आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जब बात आती है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, तो इसके लिए आपको लाइट को वेव सपोज करना पड़ेगा और वहीं से आपका हमें वेव मॉडल ऑफ लाइट की जरूरत महसूस हुई। तो दैट्स वाई वी डेवलप्ड
हमने। ठीक है बच्चों, अब हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में भी मैं अपना फोकस रखेंगे वेव ऑप्टिक्स पर। व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? इन दिस मोड ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स वी ट्रीट द लाइट एज द वेव। हम लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं। और वेव्स आपकी क्या होती हैं? वेव्स आर दी डिस्टर्बेंसेस, आपकी किसी मीडियम में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। और यू कैन से आपका जब मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो वो उसे हम वेव कहते हैं। तो वेव आपको बेसिकली क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और आपका जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं किसी मीडियम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। और वेव मोशन के बारे में आप क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे। अच्छा जी, रे ऑप्टिक्स से हमें वेव ऑप्टिक्स में क्यों स्विच करना पड़ा? रे ऑप्टिक्स बेसिकली जो रे ऑप्टिक्स थी, it successfully explained the reflection and the refraction of the light and certain other phenomena also, but the ray optics failed to explain the phenomena like आपका इंटरफेरेंस हो गया, आपका डिफ्रैक्शन आपका हो गया, आपका पोलराइजेशन हो गया। तो आपकी जो रे ऑप्टिक्स इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव मॉडल डेवलप किया गया। तो सबसे पहले कौन से आपके ऐसे फिजिस्ट थे जिन्होंने आपका क्या बोलते हैं वेव मॉडल आपका दिया था? वो थे आपके हाइजेंस। तो हाइजेंस पे आपका जो वेव मॉडल था वो दिया गया था न्यूटन के टाइम पे दिया गया था। तो आपके जो हाइजेंस थे वो न्यूटन के ही कंटेम्प्रेरी थे। न्यूटन जब अपनी कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को वो आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय आपके हाइजेंस ने अपनी वेव थ्योरी पोस्टुलेट कर दी थी, अपनी वेव थ्योरी दे दी थी। बट आपकी न्यूटन की फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग थी कि हाइजेंस की वेव थ्योरी पे उस समय किसी ने गौर नहीं दिया, जब तक कि हमें वेव मॉडल ऑफ लाइट की बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़ गई, है ना, जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज भी आप अगर आप देखेंगे, दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि हाइजेंस ने क्या बोला, भैया लाइट अगर लाइट वेव है। और एट दैट टाइम उस समय पे क्या बोलते हैं, लोगों को वेव्स की नॉलेज तो थी कि वेव्स होती हैं, देयर आर सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो आपकी मीडियम में आपकी कुछ वेव्स, कुछ डिस्टर्बेंसेस प्रोपेगेट होती हैं। नॉलेज होती थी आपकी कि देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रेवल्स इन दी मीडियम। बट उस समय ऐसी वेव्स की नॉलेज नहीं थी जिनको कि ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ना हो। तो मतलब उस समय मैकेनिकल वेव्स की नॉलेज थी लोगों को, बट नॉन मैकेनिकल वेव्स की नॉलेज नहीं थी। तो अगर आप किसी को बोलोगे, कुछ उस समय किसी को बोलते आप कि कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो शायद आपको लोग पागल बोल देंगे। तो वही आपका हाइजेंस के साथ हुआ। तो हाइजेंस से उस समय अपनी वेव थ्योरी को बोलते रह गए, पर लोगों ने बोला अच्छा जी चलो ठीक है, मान लेते हैं लाइट वेव है, तो अगर लाइट वेव है तो सन से जो लाइट रे आपकी अर्थ पर आ रही है वो कैसे आ रही है? बिकॉज सन और अर्थ के बीच में परफेक्ट वैक्यूम है। अब उन्होंने हाइजेंस से सवाल पूछ लिया भैया कि बताओ भाई, जिस वैक्यूम में आप लाइट को कैसे दौड़ाएंगे आप? तो हाइजेंस ने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया? हाइजेंस ने कहा कि आपका एक्चुअली द एंटायर यूनिवर्स इज फिल्ड विद द हाइपोथेटिकल फ्लूइड कॉल्ड ईथर। हाइपोथेटिकल एक सुपर इलास्टिक फ्लूइड से पूरा यूनिवर्स आपका फिल है, एंड देयर इज नथिंग लाइक वैक्यूम की तरह कोई चीज़ नहीं होती। तो उस पूरे यूनिवर्स में आपका हाइपोथेटिकल एक फ्लूइड उन्होंने भर दिया, और इसी फ्लूइड में उन्होंने अपनी लाइट वेव को दौड़ा दिया कि हाँ भाई इसी फ्लूइड में आपकी लाइट वेव कॉल्ड ईथर जो फ्लूइड का नाम था, इसमें उन्होंने अपनी लाइट वेव को प्रोपेगेट करवाया। तो एक गलती तो उन्होंने बड़ी गलती तो ग्रे मिस्टर को यहीं पे कर दी कि पूरे यूनिवर्स को एक क्या मान लिया कि पूरा यूनिवर्स इज फिल्ड विद हाइपोथेटिकल सुपर इलास्टिक लिक्विड कॉल्ड ईथर। ठीक है जी, चलो एनी हाउ जो भी था उस समय के हिसाब से उन्होंने अपनी वेव थ्योरी रखी। ये बहुत बड़ी बात है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। बाद में उनकी थ्योरी पर जैसे जैसे फिजिक्स ने काम करना शुरू किया, ये थ्योरी आगे चल के इवॉल्व होगी अभी किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। ठीक है जी, जो कि आपकी मैक्सवेल ने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पर उनकी इतनी इज्जत नहीं थी वेव थ्योरी की, बट टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इज्जत है। आज हम अपने सिलेबस में उसको पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी को। ठीक है जी, तो इन दिस mode of study of optics, we treat light as the wave, wave की तरह ट्रीट करेंगे। एंड हाइजेंस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हाइजेंस इज कंसिडर्ड एज द father of wave optics। तो वेव ऑप्टिक्स के जो फादर हैं किसको कहा जाता है? आपको ये हाइजेंस को कहा जाता है। तो इनका क्या, आपका वेव ऑप्टिक्स, इनके क्या इंपॉर्टेंट एजम्पशन थे, क्या इनके पॉस्टुलेट्स थे, उसको हम लोग उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पर उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो उनकी जो वेव्स थी इन्होंने नॉन मैकेनिकल वेव्स डिफाइन की थी। इन्होंने बोला था कि आपकी ये वेव्स हैं, जो लाइट की जो वेव्स होती हैं, ये ट्रैवल करती है एक हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम में आपकी ट्रैवल करती हैं। ठीक है जी, तो इस बात पर जरा गौर रखेंगे। ठीक,
अच्छा जी, तो आपके हम बात करते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी की। हाइजेंस वेव थ्योरी की बात करते हैं, वेव थ्योरी। तो हाइजेंस वेव थ्योरी ये कब आई थी? 1678 में आपकी आई थी, और ये लगभग वही टाइम है जब आपकी न्यूटन की जो न्यूटन कार्पल थ्योरी ऑफ लाइट को, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहे थे। 1672 में न्यूटन की कार्पल थ्योरी ऑफ लाइट पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1678 में आपके हाइजेंस ने अपना वेव थ्योरी पोस्टुलेट की। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं? ठीक है जी, पहला जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि जो लाइट जो होती है वो आपके वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? ईथर में, उस हाइपोथेटिकल मीडियम में किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो लाइट आपकी वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है जी, तो लाइट ट्रैवल्स इन दी फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब ये वेव फ्रंट क्या होती है? दूसरी चीज़ उन्होंने क्या डिफाइन की? वेव फ्रंट आपका क्या होता है? वेव फ्रंट आपका क्या होता है? तो देख लेते हैं भाई, वेव फ्रंट आपका क्या होता है। ठीक है, वेव फ्रंट, व्हाट इज़ वेव फ्रंट? तो अब इन्होंने दूसरी चीज़ आपको डिफाइन की, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या चीज़ है? वेव फ्रंट, सपोज आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में अभी क्या चल रही है? वेव चल रही है। आपकी तरफ भी चल रही है, इस तरफ भी चल रही है, नीचे की तरफ भी चल रही है, ऊपर की तरफ भी चल रही है। तो इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है जी, सभी डायरेक्शन में आपकी वेव अगर प्रोपेगेट कर रही हैं आपकी ये, और आपको पता है वेव क्या होती है? वेव के फेजेस होते हैं। फेजेस आपको पता होगा, क्लास 11 में अगर आपने वेव ढंग से पढ़ा होगा तो बेस ये 0 डिग्री फेज़ है, ये 90 डिग्री फेज़ है, ये 180 डिग्री फेज़ है, ये आपका 270 डिग्री फेज़ है, देन 360 डिग्री फेज़, देन 450 डिग्री फेज़, देन 540 डिग्री फेज़, तो एंड सो ऑन। तो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फेजेस। तो जब भी वेव्स की बात होगी तो फेजेस की बात भी जरूर होगी आपकी ये। अच्छा जी, तो सपोज देयर इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से सभी पॉसिबल डायरेक्शन में आपकी लाइट वेव्स आपकी एमिट हो रही हैं, चाहे आपकी तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे आपका इस तरफ हो, चाहे मेरी तरफ हो। ठीक है, मेरी तरफ भी आपकी वेव्स एमिट हो रही है, आपकी तरफ भी वेव एमिट हो रही है, इस तरफ भी आपकी वेव एमिट हो रही है, नीचे की तरफ भी हो रही है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन वेव्स आपकी एमिट हो रही हैं। और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब इससे एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव्स ही निकल रही हैं। तो जो भी वेव्स इसमें से निकल रही हैं उन वेव्स के वो पॉइंट पकड़ लो जो कि सेम फेज़ में है। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ 90 डिग्री फेज़। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो आपके जो लाइट निकल रही है उसका 90 डिग्री फेज़ मतलब ये वाला फेज़ पकड़ लो आप, ये वाला फेज़। तो उन वेव्स के 90 डिग्री फेज़ को अगर मैं पकड़ लेता हूँ, उन सभी वेव्स के 90 डिग्री वाले फेज़ को अगर मैं पकड़ लेता हूँ, आपकी तरफ भी 90, ऊपर भी 90 डिग्री फेज़, तो मतलब इस पॉइंट सोर्स से जो आपकी लाइट वेव्स निकल रही है उन वेव्स के वो पॉइंट पकड़ लो जो कि सेम फेज़ में। फॉर एग्जांपल मैंने 90 डिग्री फेज़ पकड़ लिया, उन सभी पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा, तो दैट ज्योमेट्रिकल फिगर इज नोन एज क्या? वेव फ्रंट। तो आपका वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो किसी सोर्स, लाइट सोर्स से जितनी भी वेव्स निकल रही हैं उन वेव्स के अगर वो पॉइंट जो कि सेम फेज में है, अगर मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, जोड़ देता हूँ आपस में, तब जो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है उसे वेव फ्रंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो वेव फ्रंट आपको क्या है? इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर obtained by joining all the points in the waves which are in same phase मतलब सेम फेज में जो आपके पॉइंट्स हैं, सेम फेज में, मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट से जो भी आपकी वेव्स निकल रही हैं उन वेव्स के वो पॉइंट जो कि सेम फेज में, अगर मैं उनको जोड़ देता हूं तो आपको क्या मिलेगा? एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा। उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये वेव फ्रंट की कहानी थी आपकी ये। अच्छा, अब वेव फ्रंट कितने टाइप के आपके होते हैं? तो वेव फ्रंट आपके बेसिकली दो तरह के आपके वेव फ्रंट आपके होंगे। ठीक है जी, आपके एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट के टाइप कितने आपके होते हैं? ये दो तरह के वेव फ्रंट आपके होते हैं, एक होता है स्फेरिकल, एक होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होता है? अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो आपकी लाइट वेव्स निकल रही हैं
ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सिंगल फ्रिक्वेंसी एमिट करने वाला सोर्स। तो जो भी आपकी लाइट वेव्स निकल रही हैं उनके वो पॉइंट जो कि आपकी सेम फेज में, अगर मैं उनको जोड़ता हूँ तो कैसा मिलेगा आपको, वो उन सभी को जोड़ के जो ट्रेस मिलेगा, जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो आपको स्फेरिकल मिलेगा। तो एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव्स के वो पॉइंट जो कि सेम फेज में है, अगर मैं उनको जोड़ देता हूँ तब आपको जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल होगा, वो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, समझ रहे हो। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैसा वेव फ्रंट जनरेट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। अगर आपका जो लाइट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स के बजाय एक लाइन सोर्स होगा, कैसा सोर्स होगा, लाइन सोर्स होगा आपका ये। तो इस लाइन सोर्स से जो लाइट वेव्स निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकल रही है, आपकी तरफ निकल रही है, इस तरफ भी निकल रही है, मेरी तरफ भी निकल रही है वेव्स, है ना, इस तरफ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है वेव्स, यहाँ भी निकल रही है, आपकी यहाँ भी निकल रही है वेव्स, तो हर जगह आपकी वेव्स निकल रही है। तो इन वेव्स के अगर उन पॉइंट्स जो कि सेम फेज में उनको मैं जोड़ता हूँ तो आपको नहीं लगता कि आपको एक सिलेंडर की फॉर्म में आपको एक वेव फ्रंट मिलेगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको कब मिलता है, जब आपका जो सोर्स होता है लाइन सोर्स ऑफ लाइट होता है आपका ये, तो ये होता है बाय लाइन सोर्स ऑफ लाइट, लाइन सोर्स ऑफ लाइट, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो कैसी आपकी वेव फ्रंट जनरेट करता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको जनरेट करता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है, कितने टाइप की आपकी वेव फ्रंट होती हैं। कई बुक्स में मेंशन है, प्लेन वेव फ्रंट का भी मेंशन आपको मिलेगा। आपका ये प्लेन वेव फ्रंट को कोई भी सोर्स आपका एमिट नहीं करता है। प्लेन वेव फ्रंट तब बनती है जब कोई सी भी वेव फ्रंट, वेदर इट इज़ आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, जब कोई सी वेव फ्रंट अपने सोर्स से बहुत दूर चली जाती है, देन दैट वेव फ्रंट अपीयर्स फ्लैट और यू कैन से ए प्लेन। समझ रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अर्थ आपकी स्फेरिकल है बट हमें अर्थ फ्लैट लगती है। क्यों? बिकॉज वी आर एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से हमें अर्थ फ्लैट लगती है। तो वही चीज़ आपकी वहाँ पे होती है कि जब भी कोई आपकी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी या स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, अपने सोर्स से बहुत दूर चली जाती है, देन दैट वेव फ्रंट अपीयर्स फ्लैट। वो फ्लैट आपकी अपीयर होती है, प्लेन आपकी अपीयर होती है, वरना आपकी जो प्लेन वेव फ्रंट है कोई सा भी सोर्स एमिट नहीं करता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट भी आपकी होती है, प्लेन वेव फ्रंट भी होती है। ये वेव फ्रंट कब आपको मिलती है? जब आपकी कोई वेव फ्रंट अपने सोर्स से बहुत दूर चली जाती है, तो इन दैट केस आपका जो वेव फ्रंट मिलेगी आपको नियरली वो आपको फ्लैट मिलती है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको लिख सकते हैं आप लोग प्लेन वेव फ्रंट को। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था आपका वेव फ्रंट की कहानी। तो आपको पता चल गया होगा कि जो लाइट होती है उस हाइपोथेटिकल मीडियम में वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? हाइपोथेटिकल मीडियम में वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अच्छा जी, अभी वेव फ्रंट आगे बढ़ती कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या बोला, सपोज अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसकी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनी, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। मतलब ये प्राइमरी सोर्स था कोई, ये सोर्स था, इसने आपकी वेव फ्रंट जनरेट करी, ये वेव फ्रंट थी। अब इस वेव फ्रंट में ईच एंड एवरी पॉइंट विल बिहेव एज दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। तो हर पॉइंट अपनी अपनी वेव फ्रंट बनाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे। उन सेकेंडरी वेव फ्रंट को हमने क्या नाम दिया? वेवलेट्स। क्या नाम दिया उसको? वेवलेट्स। तो आपका जो सेकंड पोस्टुलेट है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये। तो दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला? दूसरा, फर्स्ट वो था आपका ये, सेकंड उन्होंने क्या बोला? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दीज वेव फ्रंट्स acts as the source of secondary disturbances called wavelets। मतलब wavelets मतलब आपका इसका प्राइमरी सोर्स था, ये सोर्स था, तो इसने आपकी वेव फ्रंट जनरेट करी, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करी। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, इस पर तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता। तो सर्कल है ना, सर्कुलर आपको ये आर्क दिख रहा है, तो ये आर्क एक स्फीयर का ही पार्ट है। तो इस सर्कुलर आर्क में मौजूद हर पॉइंट जो है एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। ये भी सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट आपका ये है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये हर पॉइंट इस वेव फ्रंट में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। और ये आपके जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ आपका लाइट है ये क्या जनरेट करेंगे? ये आपकी जनरेट करेंगे क्या? ये जनरेट करने वाले हैं आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट ये जनरेट करेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको जनरेट हो रहे हैं। जैसा ये प्राइमरी वेव फ्रंट था तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आपके। इन सेकेंडरी वेव फ्रंट को क्या नाम दिया गया भैया? इनको नाम दिया गया वेवलेट्स। का नाम दिया गया इनको? वेवलेट्स। ठीक है जी। तो ये आपके वेवलेट्स है। तो ये आपकी मेन वो है, प्राइमरी वो है वेव फ्रंट,
और उसके बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को हमने क्या बोल दिया, वेव फ्रंट बोल दिया। तो ये किसने जनरेट किए, इस वेव फ्रंट में मौजूद जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं इन्होंने जनरेट किए सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आपका जो ये आउटर टेंजेंट है इन पे जो आउटर टेंजेंट है, आउटर टेंजेंट अगर मैं बनाता हूँ इनके पीछे, ये उनके ऊपर आउटर टेंजेंट अगर मैं बनाता हूँ, तो दिस आउटर टेंजेंट विल डिनोट दी पोजीशन ऑफ दिस वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, समझ रहे हो। उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया वेवलेट्स अभी क्या क्या होती है, वेवलेट्स अभी क्या होती है। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ती कैसे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये वेव फ्रंट आगे बढ़ती कैसे, आपने होप ये नोट कर लिया होगा, ठीक है जी, नहीं तो आप वीडियो में बैक जाके ये चीज़ नोट कर सकते हैं। अब आपकी ये वेव फ्रंट आगे बढ़ती कैसे, अगर मुझे पता करना है कि भाई स्मॉल टी टाइम के बाद, स्मॉल टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ पे होगी, स्मॉल टी टाइम के बाद ये वाली वेव फ्रंट कहाँ पे होगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, आपको कुछ नहीं करना। थर्ड आपका पॉस्टुलेट क्या कहता है, जो आपका स्मॉल टी टाइम के बाद अगर आपको उसकी स्मॉल टी टाइम के बाद अगर आपको इस वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, उस टी को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मुझे स्मॉल टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन फाइंड करनी है तो स्मॉल टी को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी टर्म आपकी आएगी उसको आर मान लेते हैं, ठीक है जी, आर मान लो उसको। जो भी आपका डिस्टेंस आएगी, टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ही तो आएगी, जो भी डिस्टेंस आएगी उसको आर मान लो। और ये आर रेडियस से आप गोले खींच लो, ये आर रेडियस से गोले खींच लो, ये आर रेडियस से गोले खींच लो। तो इनका रेडियस कितना भैया, आर रेडियस, इनका रेडियस कितना है, आर रेडियस। इन आर रेडियस के ये गोले खींच लिया आपने, ये सेकेंडरी वेवलेट बना ली, आर रेडियस की सेकेंडरी वेवलेट बना ली। अब ये आर रेडियस जो सेकेंडरी वेवलेट आपने बनाई है, इनका जो आउटर टेंजेंट होगा, इनका जो आउटर टेंजेंट होगा, यही आउटर टेंजेंट क्या है, इस वाले वेव फ्रंट की पोजीशन है आफ्टर टाइम स्मॉल टी। तो आफ्टर टाइम स्मॉल टी इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ये आउटर टेंजेंट शो करेगा, ठीक है जी। तो आउटर टेंजेंट, अब आप इसमें क्या लिखेंगे, द आउटर टेंजेंट, थर्ड द आउटर टेंजेंट, द आउटर टेंजेंट ड्रॉन टू द वेवलेट्स ऑफ रेडियस कितना, ऑफ रेडियस आर गो टू सी इंटू टी, ऑफ रेडियस आर गो टू सी इंटू टी के जो रेडियस हैं विल डिनोट दी पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी के बाद आपकी वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे डिनोट करोगे, ये चीज़ मैंने आपको इसमें, ये चीज़ आपके आईजेएस ने अपने इस पोस्टुलेट में बता दी, ठीक है जी। तो इन दिस वे दिस आपकी जो ये वेव फ्रंट है आगे बढ़ती है। अच्छा जी, इसमें एक नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है, राइज होता है कि अगर आउटर टेंजेंट है तो पीछे वाली टेंजेंट क्यों नहीं भाई, पीछे वाली टेंजेंट, पीछे भी तो टेंजेंट है, ये वाली क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये, अगर पीछे वाली टेंजेंट का मतलब लाइट पीछे आ रही है समय के साथ पीछे आ रही है। अगर पीछे वाली टेंजेंट इसकी पोजीशन समय के साथ, समय के कुछ समय बाद यहाँ पे होगी, तो मतलब ये लाइट पीछे आ रही है, पर लाइट को पीछे आती नहीं है। बट यहाँ पर पीछे वाला वेव फ्रंट, पीछे वाला टेंजेंट भी तो पॉसिबल है ना। तो उसको हाइजेंस ने कैसे एक्सप्लेन किया, हाइजेंस ने बोला कि जितने भी आपके ये वेवलेट्स हैं दे प्रोड्यूस अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं बीस वाले क्या कहते हैं वेव फ्रंट के लिए। तो इसकी जो नेट इंटेंसिटी जीरो होती है, इसकी नेट इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो इन दिस वे ही एक्सप्लेन कि वाई लाइट ऑलवेज प्रोसीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइट आगे की तरफ ही बढ़ती है, केवल पीछे नहीं आती आपकी। ये इन्होंने क्या बोला कि इस वेव फ्रंट के लिए जो ये वेवलेट्स है ना, ये वेवलेट्स कैसा इंटरफेरेंस कर रही हैं, ये वेवलेट्स कर रही हैं कैसा, ये कर रही हैं आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो जिसकी वजह से ये लाइट वेव पीछे नहीं आ सकती, केवल आगे ही ट्रैवल कर रही है। तो केवल आगे वाला वेव फ्रंट ही पॉसिबल है, पीछे वाला वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। तो ये थी आपकी हाइजेंस की वेव थ्योरी। इन्होंने बताया लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये वेव फ्रंट कैसे ट्रैवल करता है, कैसे प्रोपेगेट करता है उस ईथर मीडियम में, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखी। तो उस वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अपनी वेव थ्योरी दे तो दी, अब ये वेव थ्योरी जब तक आपके फिनोमेना ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करेगी तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक ये वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करेगी तब तक हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वैसे तो ये वेव थ्योरी आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए लाई गई थी। तो नो डाउट इससे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट क्या ये वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, चलो देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी की मदद से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी।
तो हाइजेंस वेव थ्योरी क्या कहती है भाई, तो देखते हैं भैया कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपके पास एक इंटरफेस है, यह आपके पास क्या है, एक इंटरफेस है, यह आपके पास इंटरफेस है, ये आपकी एक इंसिडेंट लाइट है, लाइट आपकी इसमें इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट लाइट रे आपकी ये है, ये रे है, पर हमें तो रे ऑप्टिक्स फॉलो नहीं करनी है, अभी हमें फॉलो करना है क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव फ्रंट थोड़ी देर में ड्रॉ करूँगा अभी आपके लिए। तो ये आपकी रेज है और ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये आपका एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है जी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। मैंने बताया था जो वेव फ्रंट होता है हमें रेस के परपेंडिकुलर होता है, रेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी रेज, ये आपकी रेज आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ ए बी सी डी आपके पॉइंट हैं, तो ये ए बी सी डी आपके कुछ पॉइंट हैं और आपका ये रिफ्लेक्टेड और ये वेव फ्रंट आपके पास मिलेंगे आपको ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है रेज के उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो एंगल बनाती है, एंगल जो बनाएगी है ना, किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको आई और आर को इक्वल प्रूव करना होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, आई इक्वल्स टू आर। तो अगर वे इंसिडेंट वेव फ्रंट आई एंगल बना रही है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी आर एंगल बना रही है, दोनों एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप बोलोगे हाइजेंस वेव थ्योरी इज इन अकॉर्डेंस विद दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट फॉलोज। तो आप कहोगे कि आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम दी हाइजेंस वेव थ्योरी। तो बेसिकली हमें आई इक्वल्स टू आर को इक्वल प्रूव करना है। कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, जिसके लिए हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, अगर हम ट्रायंगल एबीसी को देखें एंड ट्रायंगल डीबीसी को अगर देखें, ट्रायंगल डीबीसी पे अगर गौर करें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ईच आपके दो एंगल तो इक्वल है ही, बी ए सी, एंगल बी ए सी और आपके कौन सा एंगल, बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये दोनों क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल आपके हैं। अच्छा जी, सेकंड थिंग आपको पता है यहाँ पे बी सी और दोनों में बी सी तो कॉमन साइड है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी में भी बी सी आता है, डी बी सी में बी सी आता है, बी सी इक्वल्स टू बी सी क्या है, कॉमन साइड है। कैसी साइड आपकी है, कॉमन साइड आपकी है, कॉमन साइड आपकी है, ठीक है जी, कॉमन साइड आपकी आ गई। सेकंड थिंग आपको ये भी पता है कि ये दोनों लाइटें यहाँ तो साथ साथ चल रही थी, यहाँ साथ साथ चल रही थी, यहाँ के इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, ये वाली लाइटें तो रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली नीचे वाली लाइटें क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई भाई, नीचे वाली लाइटें तो रिफ्लेक्ट हो गई है ना, नीचे वाली लाइटें इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ऊपर वाली लाइटें सीधी अभी भी चलती रहेगी, अभी भी चलती रहेगी, ठीक है जी। तो ऊपर वाली लाइटें को तो अभी एनकाउंटर नहीं हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पर नीचे वाली लाइटें ने एनकाउंटर कर लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, और ये यहाँ से चलती रहेगी। बट द थिंग इज लाइटें चाहे ए से सी की तरफ जाएगी चाहे बी से डी की तरफ जाए, मीडियम तो चेंज नहीं हुआ लाइट का, अभी उसी मीडियम में। तो मतलब दोनों, चाहे लाइटें जो ए से सी के अलॉन्ग जा रही है या बी से डी के अलॉन्ग जा रही है, दोनों सेम मीडियम में है, तो मतलब दोनों की स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों लाइटें की स्पीड क्या है, इस वाली लाइटें की भी और इस वाली लाइटें की भी सेम स्पीड है, तो सेम टाइम में ये दोनों लाइटें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ठीक है जी। तो जितने टाइम में ये दोनों लाइटें यहाँ साथ साथ है, जितने टाइम में ऊपर वाली लाइटें ए से सी तक पहुंचेगी उतने टाइम में नीचे वाली लाइटें बी से डी तक पहुंचेगी, समझ रहे हो। तो जितने टाइम में ए से सी तक पहुंचेगी उतने टाइम में बी से डी तक पहुंचेगी, टाइम सेम है, स्पीड सेम है। तो आपको नहीं लगता ए सी और बी डी भी सेम होंगे, तो आप बोलोगे ए सी इक्वल्स टू आप बोलोगे बी डी, ये दोनों इक्वल है। ये कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, है ना, क्योंकि ये लाइट भी एयर में है, ये लाइट भी एयर में है, तो सेम टाइम में जितने टाइम में ये यहाँ से तक पहुँची उतने टाइम में ये यहाँ से तक पहुँची है, जितने टाइम में ये यहाँ से तक पहुँची उतने टाइम में ये यहाँ से तक पहुँची है। तो डिस्टेंस अगर टाइम सेम है, स्पीड आपकी सेम है, स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी तो सेम ही होगी। और डिस्टेंस क्या है, ए सी और बी सी है, सॉरी ए सी और बी डी है, ये बी डी डिस्टेंस है, ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो आपने देखा इस वाले ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, एक 90 डिग्री है, और एक वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, एक 90 डिग्री एंगल है ना, आपको एक 90 डिग्री एंगल है, और एक ये बीसी वाली साइड है, सेम है। तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया आपको लगता है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी ऑफ साइड क्राइटेरिया आप कह सकते हो क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एक इसका एंगल ABC, एंगल A
आप बोल सकते हो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, डी बी सी कैसे है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी है। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे। और एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी आपको लगता है ये आई है, एंगल ए बी सी क्या आपका, ये आपका आई है, ये आपका आई एंगल है, ठीक है जी। एंगल ए बी सी इज व्हाट, ये आपका है आई, ठीक है जी। तो आप इसको लिखेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल डी बी सी क्या है, एंगल डी सॉरी ए बी सी, तो मैंने वहाँ पे शायद ऑर्डर गलत लिख दिया, ये डी बी सी नहीं होगा, ये ए बी सी, ये होगा डी सी बी, ये होगा डी सी बी, ये सॉरी डी सी बी होगा, ये ऑर्डर थोड़ा आप चेंज कर लेंगे, डी सी बी, तो ये हो जाएगा डी सी बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी सी बी, ठीक है जी। तो एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी सी बी, और एंगल डी सी बी क्या है आपका आर है, एंगल क्या है ये आपका आर है। तो क्या आपके आर आई इक्वल्स टू आर आपका आ गया, मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट जो एंगल बना रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, वही आपके रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंगल बना रही है यार, तो आई इक्वल्स टू आर आपका आ गया। सो वी कैन एक्सप्लेन, ये आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है ये, ठीक है जी। तो हाइजेंस वेव थ्योरी जो है इज इन अकॉर्डेंस विद क्या, अकॉर्डेंस विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपकी क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। तो उसको वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं एक बार। चलिए जी, तो हम बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं हम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या होता है, तो जब भी लाइट वेव अपना मीडियम चेंज करती है, तो आपको पता है कि लाइट वेव अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो दैट डेविएशन इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो आपकी एक वर्चुअल बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो सपोज आपका इंटरफेस ये है, ठीक है जी, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, और ये लाइट है आपकी डाइवर्ट कर गई ऐसे, ये डाइवर्ट कर गई आपकी ऐसे, ठीक है, ये आपकी डाइवर्ट कर गई लाइट है। तो ये आपके क्या पास क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है ना, रेस के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ जी इसको नाम देते हैं हम लोग, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है आपके पास, ठीक है जी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई है, और ये आपके पास क्या है, एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये मीडियम 1 है आपके पास, ये मीडियम 1 है, और ये आपके पास क्या है, मीडियम 2 है। आपको पता है जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो वहाँ पे स्पीड भी चेंज होती है, लाइट की स्पीड। यहाँ पे C1 है लाइट की, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी, C2 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है जी। आप लोगों को पता ही है कि है ना, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो अपनी स्पीड भी चेंज करती है वो, ठीक। तो अभी हम लोग अगर गौर से देखें इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC की बात करूँगा तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, साइन आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, अपॉन AC, ठीक है जी। अच्छा, AB क्या है भाई, अब देखो यहाँ तक दोनों लाइटें साथ थी, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली लाइटें एंटर कर, नीचे वाली लाइटें एंटर कर गई वाटर में, ऊपर वाली लाइटें अभी भी एयर में ही है। अगर मैं इसको एयर और वाटर मान लेता हूँ दो मीडियम्स को, तो नीचे वाली लाइटें वाटर में एंटर कर गई, ऊपर वाली लाइटें अभी भी एयर में ही है। तो एयर में आपको पता है लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है। तो जितने टाइम में ऊपर वाली लाइट B से A तक पहुँचेगी, है ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा, उतने टाइम में जो वाटर में लाइट एंटर कर गई वो C से D तक ही पहुँच पाएगी। तो आप लिख सकते हो जो आपका AB है वो AB कितना भाई, AB को आप लोग लिख सकते हैं ये C1 × T, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड मैंने C1 मान रखी है और वाटर में लाइट की स्पीड मैंने कितनी मान रखी है, C2 मान रखी है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, जितनी देर में लाइट, ये वाली लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी उतनी देर में लाइट रे यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाई है, बिकॉज आपकी स्पीड कम हुई है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, C2 × T है, C2 × T है, ठीक है जी। तो AB आपका C1T है और CD आपका C2T है। तो AB को हम लिख लेंगे, AB आपका कितना है,
ये भी आपका है C1 इंटू टी, C1 इंटू टी अपॉन AC। उसी तरह साइन आर आपको निकाल लेंगे, साइन ऑफ एंगल आर। साइन ऑफ एंगल आर कितना आपका, साइन ऑफ एंगल आर आपका होगा परपेंडिकुलर, सामने आर के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है, तो अगेन हाइपोटेनस आपको AC ही है, पर जो आपका परपेंडिकुलर वो कितनी क्या है इस बार CD है, CD अपॉन AC, तो CD अपॉन AC। CD की वैल्यू कितनी है मैं बता चुका हूँ, CD इज C2 इंटू टी है ना, C2 इंटू टी है आपकी, C2 इंटू टी अपॉन AC, ये आपका AC है, ठीक है जी। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं साइन आई और साइन आर नाउ, अगर हम लोग साइन आई और साइन आर का रेशो निकालना चाहें, साइन आई और साइन आर का रेशो अगर मैं निकालना चाहूँ, तो साइन आई कितना भैया, C1 इंटू टी, C1 इंटू टी अपॉन AC अपॉन C2 इंटू टी, C2 इंटू टी अपॉन AC। तो AC से आपका AC गया, टी से आपका टी गया, ये आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो साइन आई और साइन आर का रेशो क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आपका आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह से पता है किसी दो मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी का जो रेशो होता है, वो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये C1 C2 का रेशो क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, C1 C2 का रेशो ये तो देता है आपको ये। तो इस रिजल्ट से आपको क्या आ जाएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया भैया आपका, ये आ गया आपका μ2 के इक्वल आ गया। तो क्या यही आपका स्नेल्स लॉ है, तो यही आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है आपका ये। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका हाइजेंस वेव थ्योरी है स्नेल्स लॉ को भी फॉलो करती है। सो यू कैन से हैंस आपका जो हाइजेंस वेव थ्योरी है, हाइजेंस वेव थ्योरी फॉलोज लॉज ऑफ, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो इस तरह से आप हाइजेंस वेव थ्योरी की मदद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। वेव मॉडल ऑफ लाइट हमने डेवलप किया।